नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल को कवर करेंगे और वो न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि 3 सालों के बाद व्हाई आरबीआई हैज़ बिकम द नेट सेलर ऑफ यूएस डॉलर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। आरबीआई पिछले 3 सालों से मतलब इन द फाइनेंशियल ईयर 2020, 2021 और 2022 RBI was a net buyer of US dollars. फिर अचानक से why has RBI become a net seller of the US dollars? Okay, so this is the topic that we are going to discuss. RBI ने ये अहम कदम क्यों उठाया और उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो भी जान के लेंगे। उसके साथ साथ ये जान के लेंगे कि ये कदम उठाने से RBI ने एक बड़ा इनकम कैसे कमा लिया है। हाउ हैज़ आरबीआई अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट बाय बिकमिंग द नेट सेलर ऑफ यूएस डॉलर्स। ये भी चीज़ हम आज के इस वीडियो में जान के लेंगे। तो चलिए जान के लेते कि न्यूज़ क्या थी। तो न्यूज़ ये थी कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिकम अ नेट सेलर ऑफ यूएस डॉलर्स। ओके, और आरबीआई ने नेट कितने डॉलर्स को सेल किया है। ओके, सो आरबीआई हैज सोल्ड आउट ऑलमोस्ट 25.52 बिलियन डॉलर्स इन द फॉरेन स्पॉट एक्सचेंज मार्केट। ओके, तो स्पॉट मार्केट में इतने डॉलर्स बेच के आरबीआई पिछले 3 सालों में पहली बार एक नेट सेलर ऑफ यूएस डॉलर्स बना है। अब ऐसे क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस दैट आरबीआई चोज टू बिकम अ नेट सेलर, व्हाट वर द इकोनॉमिक सिचुएशंस गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ों को समझ कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड आरबीआई टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में या पिछले साल में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था। और इस जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, सो यू माइट रिमेंबर कि फरवरी 2022 में रशिया स्टार्टेड द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। और इसके बीच में जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइजेस थे, ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइजेस बढ़ने लगे, राइट। सो यू विल सी बाय द एंड ऑफ दिसंबर दे वर बिलो 100, एंड जैसे ही ये वॉर शुरू हुआ दे ऑलमोस्ट रीच्ड to $120 per barrel, right? So first was कि rise in international crude oil prices. Okay, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे। अब ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण क्या होने लगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है, ये इंपोर्ट बिल बढ़ने लगा। ओके, इंडियाज इंपोर्ट बिल स्टार्टेड टू इंक्रीज। अब भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने क्यों लगा, व्हाई डिड द इंपोर्ट बिल स्टार्ट टू इंक्रीज, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया इज एन एनर्जी डेफिशिएंट नेशन, राइट। हम जो है लगभग 80% ऑफ द क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी, ये 80% ऑफ द क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। एंड बिकॉज वी इंपोर्ट 80% ऑफ द क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ना शुरू हो गई, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ना शुरू हो गया, राइट। और इंपोर्ट बिल जैसे ही बढ़ना शुरू हो गया तो व्हाट डिड इट रिजल्ट इन, इट रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि पहला रीजन क्या था कि पिछले साल में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बिकॉज देयर वाज एन इंक्रीज इन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, देयरफॉर द इंपोर्ट बिल इंक्रीज। इंपोर्ट बिल क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 80% अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट जो है ये इंपोर्ट करता है, जिसके वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगा, राइट। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या था, पॉइंट नंबर 2 ये था कि लास्ट ईयर अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो यूएस की जो फेडरल बैंक है, इस यूएस के फेडरल बैंक ने वहाँ का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया था। ओके, सो अब जब यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर दिया, ओके, इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ, जो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स थे, उन इन्वेस्टर्स ने उनका पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के वहाँ के मार्केट में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे। सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम द इंडियन मार्केट। लगभग ऐसा माना जाता है कि अगर मैं डेट और इक्विटी मार्केट को दोनों को एकत्रित पकड़ूं तो लगभग 46,000 करोड़ रुपीस वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द इंडियन मार्केट।
अब इन दो कारणों की वजह से, पहला कारण क्या था, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, ये पहला कारण। और दूसरा कारण यूएसए की फेड बैंक जिसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया था। इन दोनों कारणों की वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ बोथ दीज रीजंस द इंडियन रूपी स्टार्टेड टू डेप्रिशिएट। ओके, द इंडियन रूपी स्टार्टेड टू डेप्रिशिएट। और आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर आर इंडियन रूपी इट डेप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 8%। ओके, नाउ सी ईयर अगर मैं देखूं, इफ आई सी ईयर, तो लास्ट ईयर, ओके, it was approximately close to 76 somewhat. यहाँ पे the Indian rupee was approximately close to 76 somewhat, okay, which was July 2022. And जैसे ही इकोनॉमी के रिपरकशंस हुए, so by 2023 it had gone up to, see what scale, it had gone up to 82 point something वाला scale, right? So इन दो कारणों की वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस द इंडियन रूपी स्टार्टेड टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द यूएस डॉलर। मतलब यूएस डॉलर ज्यादा स्ट्रांग होते गया, इंडियन रूपी और ज्यादा वीक होते गई, राइट? अब इस डेप्रिशिएशन को कैसे कंट्रोल करें, इंडियन करेंसी के डेप्रिशिएशन को कैसे कंट्रोल करें, ये आरबीआई के सामने बहुत बड़ा सवाल था। और इसीलिए आरबीआई ने निर्णय लिया कि उनके पास जो डॉलर्स हैं वो आरबीआई स्पॉट मार्केट में सेल करेगी। ओके, सो नेट सेलर बन गई, क्योंकि उन्होंने कुछ बाय भी किए, कुछ सेल भी किए। तो जो नेट था वो नेट सेलिंग में आया, लगभग अगर हमने यहाँ पे देखा है तो लगभग 25 बिलियन डॉलर जो है वो आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में बेच दिए। बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड, because of which the flow of US dollars increased, and because the flow of US dollars increased, it helped to stabilize the Indian rupee। वरना एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आरबीआई अगर डॉलर्स नहीं बेचती, अगर स्पॉट मार्केट में आरबीआई अगर डॉलर्स नहीं बेचती, तो रुपी जो आज डॉलर के अगेंस्ट 82 पे स्टैंड कर रहा है, 82.6 पे स्टैंड कर रहा है, वही रुपी 84 85 तक और नीचे डिप्रिशिएट होता था। मतलब और डिप्रिशिएशन बढ़ते ही रहता था, और जिसके वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता। बिकॉज वी ऑल नो कि डिप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी का इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इंपोर्ट्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, डोमेस्टिक जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, राइट? सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड वाज, दिस वाज द स्टेप व्हिच वाज टेकन बाय द आरबीआई सो एज टू स्टॉप द डेप्रिशिएशन ऑफ द इंडियन रुपी। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मैंने ओपनिंग स्लाइड में ये लिखा कि आरबीआई ने बहुत पैसे कमाए इस सेलिंग से। अब ये पैसे कैसे कमाए, राइट? हाउ डिड आरबीआई अर्न सो मच ऑफ प्रॉफिट? तो जब आरबीआई ने ये डॉलर्स बाय किए थे, ओके ओके, व्हेन द आरबीआई हैड बॉट दीज डॉलर्स, आरबीआई हैड बॉट दिस डॉलर्स एट द रेंज ऑफ 60 to 70 के रेंज में बाय किया था। सो $1 was bought in $1 was bought at the range of 60 to 70 rupees, ओके। और अब जब उन्होंने उसी डॉलर को सेल आउट किया है, जब बेच दिया है, वही $1 को उन्होंने सेल किया है एट ऑलमोस्ट 80 रुपीज पर डॉलर, ओके। सो जब बाय किया था आरबीआई ने वो इस रेंज पे किया था, जब सेल किया तो वो इस रेंज पे किया, राइट? सो देयरफॉर नाउ आरबीआई ने बाय कम प्राइस के ऊपर किया था, आरबीआई ने जब अब बेचा डॉलर को वो हाई रेंज के ऊपर बेचा, इसके लिए आरबीआई ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लास्ट वीक की न्यूज़ देख लो। लास्ट वीक की एक न्यूज़ आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आरबीआई ने जो डिविडेंड दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट डिविडेंड इज ऑलमोस्ट अबाउट रुपीज 87,416 करोड़ रुपीज, okay, it has transferred a surplus of this much to the central government for the financial year 22-23। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 87 करोड़ रुपए आरबीआई ने एज अ सरप्लस गवर्नमेंट को दिया। और ये पैसे कहाँ से आए? दिस वाज द प्रॉफिट विच आरबीआई मेड बाय सेलिंग द यूएस डॉलर्स, ओके। एंड हाउ डिड इट मेक? बिकॉज उन्होंने कम प्राइस के ऊपर यूएस डॉलर को बाय किया था, और जब सेल किया तो हाई प्राइस के ऊपर सेल किया। अब ये जो, अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं, 21-22 का फाइनेंशियल ईयर देखूं, तब 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने गवर्नमेंट को मात्र
30,000 करोड़ के आसपास पैसे ट्रांसफर किए थे और अब 87,000 करोड़ के आसपास पैसे ट्रांसफर किए। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द आरबीआई, द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं तो रुपये का डिप्रिसिएशन कंट्रोल हो गया। आरबीआई के पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं तो आरबीआई ने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिए, और इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उनको बहुत ज्यादा सरप्लस मिल गया। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द three stakeholders in this particular scenario. Okay, so this was the information that I had to give you in today's informative video. I hope you have liked this information. I hope you have understood what master stroke has the RBI played here in order to control the depreciating rupee. Okay, so yeah, that was all from my end. Before I wind up today's session, I would like to give you a brief idea about Textbook Super Coaching. So Textbook Super Coaching is this one-stop solution for your UPSC CSE preparation, जहाँ पर हम आपको 30+ वीडियो कोर्सेज ऑफर करें दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इन 30+ वीडियो कोर्सेज को हमने डिवाइड किया इंटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज। इसके अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की एक खास बात यह है कि आपको इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्री राम सर हो गए या डॉक्टर एस पांडे सर हो गए, इन जैसे दिग्गज फैकल्टीज के साथ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स्टबुक की इन हाउस फैकल्टीज की जो टीम है, ये डेली बेसिस के ऊपर आपके लाइव क्लासेस लेती है, और ये सारी चीज़ें आपको मात्र 40,000 रुपये में उपलब्ध है। परंतु अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH, तो आपको इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं। मात्र 30,000 रुपए में आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। On that note, guys, I will wind up today's session. Thank you so much and stay tuned for more such informative videos. Thank you so much.